ठीक है, तो आर वी ऑल सेट टू गो? जी, वी कैन स्टार्ट। अच्छा, ठीक है। तो इस वक्त ये तो हम शुरू करते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड जज़ाकल्लाहु खैर फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, तो आज की जो हमारी मजलिस है वो है प्रोडक्टिविटी पे और प्रोडक्टिविटी हैबिट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। तो ये जो स्टोरी है ये चंद साल पहले की है। तो और ये है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे इन्होंने इनकी ये शिकायत थी कि इनका जो है वो दिन जो था वो स्ट्रक्चर नहीं होता था। और कहते थे कि मेरी सारी चीजें जो ऊपर नीचे हैं, बट एक्चुअली ही वाज अ वेरी बिजी पर्सन एंड माशाल्लाह एंड सोशली वेरी एक्टिव एज वेल एंड अ वेरी गुड फैमिली मेंबर एज वेल माशाल्लाह। तो वो कहते थे कि मैं जो है जो मैं काम करना चाहता हूं ना वो काम हो नहीं पा रहे हैं। तो अच्छा भाई, काम क्यों नहीं हो पा रहे? तो कहते थे कि मैं जो हूँ वो मेरा दिन स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपका स्ट्रक्चर डे कैसा लगता है? तो कहने स्ट्रक्चर डे ऐसा होता है कि मैं फजर की नमाज पे उठूँ और मैं उसके बाद जो है थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा बात बात करूँ और उसके बाद फिर मैं 7:30 मैक्सिमम जो है वो तैयार होकर मैं घर से निकल जाऊँ। और राइट, ठीक है, ताकि मैं 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊँ। और उसके बाद किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं अभी आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, 1 मिनट है जाइए। तो मैं 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊँ ताकि मैं 8 घंटे का ऑफिस करूँ और मैं 4 बजे ऑफिस से निकल जाऊँ। घर से 4:30 5 बजे तक मैं घर आ जाऊँ और देन आई हैव इनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली। और मैं फिर अपने बच्चों के साथ पढ़ाई में भी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, और फिर मैं रात को सो जाऊँ। तो ये उनका प्रोडक्टिव डे जो था, ये दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। अच्छा, अब उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अब इसमें जो है वो चैलेंज क्या आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि चैलेंज ये हो रहा है कि कभी जो है फजर की नमाज जो है वो मस्जिद में नहीं मिलती है, कभी घर में पढ़ना होता है, कभी छूट ही जाती है, फिर हम देर से पढ़ रहे होते हैं। तो अब जब देर से पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि फिर ऑफिस जाना देर से हो जाता है। तो जब ऑफिस जाता हूँ देर से तो फिर मुझे टाइम पूरा करके जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे उसमें देर हो जाती है। तो एक छोटे से डिले से, यानी एक फजर की नमाज के डिले होने से पूरी ट्रेन जो है वो, यानी पूरा टाइम जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। फिर वो ऑफिस से देर से वापस आते हैं तो फिर घर में टाइम को टाइम मिलता है कम मिलता है। जब घर में टाइम कम मिलता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। फैमिली के साथ बच्चों के पढ़ने पढ़ाने में जो सिलसिला होता है तो वो रात को देर से सोते हैं और फिर पूरी साइकिल जो है वो फजर की जो है वो फजर से शिफ्ट हो जाती है। तो मैंने कहा कि जो आपका जो स्ट्रक्चर डे है वो कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी फजर टाइम पे हो जाए तो माय डे विल बी स्ट्रक्चर्ड, और वहां से चीजें जो है वो थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सो दिस इज व्हाट ही सेड। अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, पूछा उनसे कि अच्छा आपकी फजर की टाइम पे होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो कहने रात को जल्दी सोना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, रात को जल्दी सोने के लिए आप क्या करेंगे? तो देन ही केम अप विद कपल ऑफ थिंग्स कि अच्छा मैं जो है कुछ फलाना फलाना काम जो है वो जल्दी कर लूंगा अपना, खाना हम जल्दी खा लेंगे ताकि हम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाए एज अ फैमिली। So this is what he decided upon. And mashallah, the guy was religious, very determined to make the change, और वो काम भी करना शुरू हो गए। और कुछ दिन उन्होंने काम भी किया। फिर क्या हुआ? अब नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, कि उसके बाद कुछ दिन काम हुआ तो उसके बाद उनकी तसल्ली हो गई कि हाँ अब जो है वो बहुत चीज़ें मामूल पे आ गई हैं। अब फजर पे उठना भी हैबिट हो गई है, ऑफिस भी मैं टाइम पे पहुंच रहा हूँ, और अब जो है बच्चों के साथ भी टाइम मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो अब जो है देर इज नाउ आई थिंक थिंग्स आर फाइन। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो उन्होंने क्या किया कि शाम के मामूलात में कुछ चीज़ों को ऐड कर लिया। जब चीज़ों को ऐड कर लिया तो फिर क्या हुआ कि रात जो है वो थोड़ी देर से होने लगी, यानी देर से सोने लगे। जब देर से सोने लगे तो फिर फजर दोबारा से मैं सोने लगी, यानी दोबारा से जो है वो चार सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे हो गई।
फिर हमारे अगले कुछ कोचिंग सेशंस के बाद मैंने पूछा कैसी चल रही चीज़ें, तो पता चला कि नहीं, बीच में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, अब फिर जो है वो दोबारा ख़राब हो गई। अच्छा, तो फिर हमने थोड़ा सा और जब उसके ऊपर काम किया तो पता चला कि उनका जो ऑफिस का टाइम है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज ही गेट्स इनटू सम डिस्कशन विद पीयर्स, और कुछ लोग जो हैं वो बीच में जब आ जाते हैं बात करके टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो काम पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, देर तक बैठना पड़ता है। तो एक्चुअली लाइफ जो है ना वो एक इज अ कंटिन्यूस चैलेंज, नो सिंगल डे इज लाइक एनी अदर डे और लाइक द प्रीवियस डे, हर दिन जो नए चैलेंज के साथ आता है। खैर, तो फिर क्या हुआ कि उनसे कहा कि अच्छा आप ऐसे कॉलेज को कैसे हैंडल करते हैं, उन्होंने कहा मुझे तो हैंडल करना नहीं आता। अच्छा, उनको कैसे नो करते हैं, कैसे उनको आप टला सकते हैं, तो देन ही स्टार्टेड रीडिंग अ बुक ऑन असर्टिवनेस। तो ये था, आपको मैं कई सही महीनों की कोचिंग का किस्सा जो है ना आपको मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। अच्छा, देन ही लर्न टू से नो टू टू हिज ऑफिस कॉलीग्स व्हेनेवर ही वांटेड टू। तो उससे क्या हुआ कि उनके ऑफिस कॉलीग से उनका टाइम जो है वो बचने लगा, फिर ऑफिस की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होने लगी, तो जो काम 8 घंटे का था वो 8 घंटे में ही होने लगा। तो फिर चीज़ें चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वो जो फजर की नमाज का जो मैं उस तरह वापस आता हूँ, जो चीज़ें रात में ऐड की थी उसमें से कुछ चीज़ें उनको दोबारा कट करनी पड़ी। तो क्या होता है, हम जो है ना जनरली स्पीकिंग, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी चीज़ों से जब कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हैं ना उनको हम समझते हैं कि नाउ दे आर ऑन ऑटो पायलट, और अब जो है वो चल पड़ी हैं। और अब जब चल पड़ी है ना तो फिर हम क्या करते हैं कि चीज़ों को और अपने ऊपर जो है ना और चीज़ें डाल लेते हैं दस उधर से, और फिर जो है वो दोबारा से काम जो है वो खराब होने लगता है। तो जो पावरफुल हैबिट्स है ना वो बहुत क्रिटिकल होती है ना, आपको उनसे उनको जिससे कहते हैं ना आपको दांतों से पकड़ के रखना पड़ता है। पावरफुल हैबिट्स को आप इधर उधर नहीं जाने दें बिल्कुल, क्योंकि हैबिट्स इधर उधर हो जाती हैं और सारी चीज़ों का जो है वो फिर काम जो है वो खराब होने लगता है। तो उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो किसी ने हैंड रेज किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्ली माइट हैव लेफ्ट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो मौजू है वो प्रोडक्टिविटी पे। तो हम अपने जो इस वक्त जो हाज़रीन हैं यहाँ पे, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि प्रोडक्टिविटी व्हाट इट मीन्स टू देम, प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो आप अपने अगर माइक खोल के बात करना चाहें माइक खोल के बात कर सकते हैं, चैट में लिखना चाहें तो प्लीज़ चैट में लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आपके नज़दीक प्रोडक्टिविटी है क्या। तो आई म्यूट माई सेल्फ, थोड़ी देर के लिए खामोश रहता हूँ। अच्छा, कुछ चैट में कुछ है तो सही। शेयर द नेम ऑफ द बुक। अच्छा, अभी मैंने किसी बुक का जिक्र किया है क्या। assertiveness के ऊपर किताब। असर्टिवनेस, ओह अच्छा 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 अच्छा, हम्म असर्टिवनेस, ओके। ठीक है, ठीक है, मैं बुक का अभी नाम थोड़ा हम्म ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन वो मिल जाती है, आराम से मिल जाती है असर्टिवनेस की। वैसे असर्टिवनेस की अगर आप बुक ना भी पढ़े तो आपको इंटरनेट हम्म पे बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे सेल्फ डुएबल टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप वो टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने असर्टिव हैं ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। अच्छा, ठीक है। वॉइस इज लो एंड द स्पीच इज वेरी फास्ट, प्लीज अ लिटिल स्लो, थैंक यू सो मच फॉर फॉर टेलिंग मी दिस। ठीक है, यस आई हैव अ टेंडेंसी टू स्पीक फास्टर, तो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। अच्छा जी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लोगों से पूछे ना कि असर्टिवनेस, सॉरी, प्रोडक्टिविटी है क्या। ठीक है, तो अरसलान साहब लिखते हैं प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट दैट इज क्रिटिकल। ठीक है, आउटपुट। ठीक है, और कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में और कुछ कहना चाहे, कुछ लिखना चाहें तो आप बताइए कि आपके नज़दीक प्रोडक्टिविटी है क्या, तो फिर हम उसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर हम कुछ प्रोडक्टिविटी हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे। टाइम पे काम हो जाना। टाइम पर काम हो जाए, ओके ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है कि टाइम पर काम हो जाए। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना वो प्रोडक्टिविटी के मुतालिक, वो ये कि प्रोडक्टिविटी आखिर बढ़ानी क्यों चाहिए, यानी आप प्रोडक्टिव क्यों होना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। थोड़ा सा रीजन पे बात कर लेते हैं ना, फिर हम जाएंगे उसके ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर टैक्टिकल पे जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी क्यों चाहिए, वाई इज दैट इम्पोर्टेंट। तो आपने कहा मीट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, अब्दुल करीम साहब लिखते हैं मीट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मीटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वाई इज दैट इम्पोर्टेंट टू यू। अच्छा, टू अकॉम्प्लिश द टास्क, ठीक है, तो अकॉम्प्लिशिंग द टास्क जो है वो क्यों जरूरी है। ये जोया साहब लिखती हैं अकॉम्प्लिशिंग द टास्क, टू अकॉम्प्लिश द टास्क, तो क्यों क्यों अहम है आपके लिए ये।
अच्छा, टू बी सक्सेसफुल, ओके, इट मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, टू बी Successful सक्सेसफुल in इन life इन and इन लाइफ एंड हियर आफ्टर। hereafter. ठीक है। अच्छा, ये तो ये सारी वो बातें हैं कि जो हमें सबको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो काम अक्सर जो है वो खराब होता है। तो Mhm. वो होता क्यों है? इसलिए अननोइंगली हम जो है, हम अपनी हैबिट्स की जो जो पटरी है ना, उससे अक्सर अक्सर औकात अननोइंगली उतर जाते हैं, और उतरते हुए जो है हमें एहसास नहीं होता कि हम जो है कोई चीज लूज करें। इसी तरह, इसीलिए जो मैंने आपसे जो अर्ज की थी थोड़ी देर पहले कि पावरफुल हैबिट्स हैं, दे आर सो क्रिटिकल टू स्टिक टू। अच्छा नैर भाई, अच्छा। ये जो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये मशीन्स से आया है। ये टर्म मशीन्स के लिए पहले यूज होती थी। तो हम्म, इसका जो फॉर्मूला है टेक्निकल, वो ये है कि कितना आउटपुट आप जनरेट करते हैं, कितना इनपुट, कितने थोड़े इनपुट के साथ। तो अगर आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं कम इनपुट के साथ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है। लेकिन अगर आपका आउटपुट लो है एज कम्पेयर टू योर इनपुट, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस है। तो 100% प्रोडक्टिविटी होने का मतलब है कि जितना आपने इनपुट किया था उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। तो अगर आप हम्म, इनपुट जो है वो टाइम की फॉर्म में देख लें, तो अगर आप एक दिन में जितना काम करते हैं, अगर वही काम आप कम टाइम में कर लेंगे, 12 घंटे में कर लेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या फिर इसको दूसरी तरह से देख लें कि एक दिन में अगर आप 10 पेजेस लिख सकते हैं, लेट से आप राइटर हैं और 10 पेजेस लिखते हैं, और अगर किसी दिन आप 20 पेजेस लिख लेते हैं, तो उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल हो जाती है। तो असल में जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो इनपुट होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है। ठीक है, तो जैसे हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम लिमिटेड है, 24 आवर्स ही है आपके पास। ठीक है, उसमें से कुछ काम आपके ज़रूरत के भी हैं जिसमें आपने खाना है, सोना है और दूसरी चीज़ें करनी है। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड जो है ना रिसोर्सेज रह जाती हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज ऑल अबाउट कि आप उस लिमिटेड रिसोर्स के साथ कितना ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो फिर वो जो आउटपुट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी न किसी आउटकम में, और आउटकम जो होता है वो इम्पैक्ट लेके आता है आपकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। तो आई थिंक दिस इज व्हाई बीइंग प्रोडक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो दैट वी कैन मेक अ बिगर इम्पैक्ट इन लाइफ। क्रिएटिंग द इम्पैक्ट इन लाइफ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है आपने। तो आपने जब ये जो बात की क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, यहाँ पे चैट विंडो में किसी ने थोड़ी देर पहले लिखा लिखा था थोड़ी देर पहले कि टू बी सक्सेसफुल इन दिस लाइफ एंड द हियर आफ्टर। तो राइट। तो हम देखें, हम जो प्राइमरली जो हम बात करें ना, आपने जो बात की है, अगर उसको नटशेल में बात करते हैं तो सारा का सारा इट्स ऑल अबाउट टाइम, कि कितने टाइम में आप क्या करते हैं। ठीक है। तो हम इसी के ऊपर हम इसको अपनी अपनी बात को हम आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है ना, तो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये है कि हम हर काम नहीं कर सकते। जब हम हर काम में कूदने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो वहां से लूज होना शुरू हो जाता है। जब फोकस लूज होता है तो इसका मतलब है कि जब फोकस लूज होता है तो हम कभी ये काम करते हैं, कभी वो काम करते हैं, स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टास्क, और वहां से ना से फोकस लूज होता है, प्रोडक्टिविटी का भी जो है वो खराब होता है, और आपकी कंसंट्रेशन का भी, और क्वालिटी ऑफ वर्क का भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से वो खराबी की तरफ जो है वो गामजन हो जाती हैं। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर, और फिर हम आगे चलते हैं अपनी बात को लेकर इंशाल्लाह ताला। तो और वो है मल्टीटास्किंग। तो वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स वो ये है कि मल्टीटास्किंग जो है वो ना की जाए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अब मल्टीटास्किंग होती क्या है, लेट्स सी। तो लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हम मल्टीटास्किंग करते हैं, और मल्टीटास्किंग होता है कि आप एक वक्त में दो काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग जनरली स्पीकिंग ये समझते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है होती क्या है असल में, कि आप टाइम स्लाइसिंग या टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो एक वक्त में दो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। वो एक वक्त में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है। अगर आप समझते हैं कि वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड पहले एक पे फोकस करता है, फिर वो दूसरी के ऊपर फोकस करता है, फिर पहली पे और फिर दूसरी पे। इसलिए इसको हम टाइम स्लाइसिंग या टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, जिसको आमतौर पे लोग मल्टीटास्किंग कह रहे होते हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग होती नहीं है। ये हम कॉन्शियस एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सब कॉन्शियस पे। यानी मल्टीटास्किंग कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती है, इकट्ठी नहीं होती है, टाइम शेयरिंग बेसिस पे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब कॉन्शियस लेवल पे। सब कॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, और फिर हम
वो चीज़ें जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनका पैटर्न मजबूत हो जाता है, तो वो हमारी जब कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं ना सीखने के लिए, तो जब उनका पैटर्न मजबूत हो जाता है तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। वो एक तरह से स्टोर्ड प्रोसीजर बन जाता है जो ऑटो एक्सिक्यूट होता है, उसमें आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, एफर्टलेस होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक दफा सीख लिया कि खाना कैसे खाना है, बचपन में सीख लिया, उसके बाद अब आपको खाना खाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आप खाना खाते हैं और आप उसमें लोगों से बातें भी कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप खाना कैसे खा रहे हैं, आप सब कॉन्शियसली वो खाना खा रहे होते हैं। लेकिन आप एट द सेम टाइम आप लोगों से कॉन्शियसली गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं और इजहार ख्याल भी सब कुछ चल रहा होता है। वो कॉन्शियस एफर्ट पे होता है, कॉन्शियस लेवल पे होता है, और सब कॉन्शियसली आप खाना भी खा रहे हैं, आप सांस भी ले रहे हैं, आप पलके भी झपका रहे हैं, आप हाथ भी आपके हिल रहे हैं, ये सारा का सारा सब कॉन्शियस लेवल पे है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल काम हो रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे पैरेलल एक्टिविटीज हो रही हैं। कॉन्शियस लेवल पे एक ही एक्टिविटी एक वक्त में हो सकती है। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि कॉन्शियस लेवल पे हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, यानी एक से दूसरी टास्क पे स्विच करते हैं और दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से पहली पे, और इस तरह से एक टाइम स्लाइसिंग करने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइम स्लाइसिंग से होता क्या है, हम ये समझते हैं कि हम पैरेलल 3 काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन होता सिर्फ एक ही है। टाइम स्लाइस में होता है क्या है कि आप एक काम पे ह्यूमन माइंड फोकस करता है, फिर जब दूसरी पे स्विच करते हैं तो वो क्या करता है, पहली टास्क के जो कंटेंट्स हैं वो जहन में माइंड में ले आके एक मेमोरी पे रख कर आता है, फिर वापस आता है और आपके कॉन्शियस एफर्ट्स में जो दूसरी टास्क है उसका कंटेंट लोड करता है। फिर आप दूसरी टास्क पे जाके आपको पता होता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, फिर आप दूसरी टास्क पे जो भी करना होता है, फिर आप तीसरी पे कर जाते हैं, तो उस पे वो तीसरी पे जाने से पहले वो दूसरे का कंटेंट एक्टिव मेमोरी में रख के फिर तीसरी का कंटेंट लोड करता है। तो इस आईओ में उसको टाइम चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से क्या होता है, आपका फोकस भी लूज होता है और आपके काम की क्वालिटी पे भी हट जाता है। आप करके देख लें इस तरह से कि आप फोन पे किसी से बात करें और आप चाहें और आप एट द सेम टाइम ट्राई टू राइट एन ईमेल, आप नहीं कर सकते। हमने 12 फैसल भाई एक एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं कई दफा वर्कशॉप में कि हम लोगों से कहते हैं कि आप एबीसीडी पढ़ें पूरी, तो फटाफट फर 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 एबीसीडी चल रही होती है। फिर उनसे कहते 1 2 3 पढ़ें, वो भी 1 2 3 भी फट फट चल रही होती है। फिर हम उनसे कहते हैं अच्छा आप ऐसा करें, एक उठाएं ए से, एबीसीडी से एक लेटर उठाएं और एक 1 2 3 से उठाएं, आप इस तरह करें A1 B2 C3 D4 E5 इस तरह का। तो फिर लोग वहां अटक जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो दो सीक्वेंसेस को मिला के और एक नई स्ट्रीम बना रहे होते हैं। तो उसमें वो कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, उसमें गलतियां भी हो रही होती हैं और उसमें स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव के हम कॉन्शियस एफर्ट पे जो कॉन्शियस लेवल पे जब एफर्ट्स करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पहले एक सीक्वेंस पे जा रहे हैं, वहां से ए उठा रहे हैं, फिर दूसरी पे जा रहे हैं, वहां से 1 उठा रहे हैं, दोनों को मैच करके और मिला के आप एक नई सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं। राइट, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप जैसे मैंने आपको बताया, आप फोन पे बात भी करते हैं और आप ईमेल भी लिखने की कोशिश करें, तो आप यू विल मेस अप ईदर ऑफ द थिंग्स। आप ड्राइव करते हैं, लोग कहते हैं कि हम ड्राइव भी कर रहे हैं और हम फोन पे भी बात करते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं। आप इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप किसी ऐसी जगह से जाइए जहाँ पे रश बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया हो या गाड़ियां फंसी हुई हो या बहुत डिफिकल्ट टेरेन हो, आप पहाड़ों में के चला रहे हो, और फिर आप एट द सेम टाइम यू कंटिन्यू टू कॉन्वर्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द पैसेंजर नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ऐसा हो नहीं पाएगा। आप करके देख लीजिए। तो अब कुछ कुछ स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ फैसल भाई चलिए कुछ कह भाई, रहे थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इस तरह का है कि आप कोई सी भी ना दो दो नॉवेल्स ले लें, दो कहानियों की किताब ले लें, और हम्म, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है ना स्विच करते जाएं जल्दी जल्दी। तो हम्म, आपको जो है ना दोनों कहानियों का कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो भूलने लगेगा। यू विल स्टार्ट मिक्सिंग द कैरेक्टर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन देम, और वो दोनों काम जितने सिमिलर होंगे उतना ज्यादा जो है ना आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो दो बहुत डिफरेंट काम, तो फिर भी आप कॉन्टेक्स्ट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता। लेकिन जो बच्चे इस तरह पढ़ रहे होते हैं कि वो जल्दी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि दे स्टार्ट कंफ्यूजिंग वन सब्जेक्ट विद अनदर वन। तो हम्म, इस चीज का भी जो है ना ख्याल रखना चाहिए कि वो दोनों काम कितने डिफरेंट है। जितने सिमिलर काम हो उतने ज्यादा जो है ना उसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग जो है ना वो आपका टाइम जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। हम्म। कुछ लोग कहते हैं हम वॉक करते हुए जो है कुछ चीज सुन सकते हैं, वॉक करते हुए बातें कर सकते हैं, हमें वो बिल्कुल कर देखिए, सकते हैं दे आर क्योंकि वेरी टू डिफरेंट tasks, right? वॉकिंग And जैसा they are सबकॉन्शियस both है ये। subconscious, and both are subconscious tasks.
ठीक है, वॉकिंग के लिए मुझे सोचना नहीं है कि अब मुझे अपने नी को बैंड करना है, एंकल को ट्विस्ट करना है, ये सब चीजें मैं नहीं सोच रहा होता। ये सब चीजें अब मेरी मोटर स्किल्स में आ चुकी हैं, मेरे मसल मेमोरी बन चुकी है। ठीक है, मैं अगर किसी और तरह चलना भी चाहूँ तो नहीं चल सकता। थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ जिस तरह मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं सोचूं कि नहीं यार, मैं जो ना सिर्फ अपनी एड़ियों पे चलूं, तो बातें करते करते आई विल मूव ऑन टू माई सबकॉन्शियस रूटीन के जिस तरह मैं चलता था। ठीक है, इसी तरह बात करने में भी होता है कि आप बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्योंकि वो एक रेगुलर आपकी कन्वर्सेशन है, वो आप कर वो तो होती रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर लोग चलते चलते बात करते करते रुक जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई ऐसा सरप्राइजिंग हम्म एलिमेंट या शॉकिंग एलिमेंट आता है, उनको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होते, तो वो सबकॉन्शियस के पास उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो इट्स अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन, तो वो एकदम से रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो ये चीज आपको अक्सर लोगों के उसमें दिखेगी जो वॉकिंग के साथ कुछ कर रहे होते हैं। हम्म बिल्कुल। तो अभी हमने जो बात की है वो ये कि मल्टीटास्किंग जो है वो खत्म की जाए, और सिंगल टास्क आप एक काम करें और उसको एक लॉजिकल एंड पे पहुंचा के फिर दूसरा काम करें। तो इसके हमें लिए जो तरीका है नहीं भाई, वो ये है कि जो टू डू लिस्ट होती है आपके पास, तो आपको जितने भी काम करने हैं आप उसको उसमें लिख लें, क्योंकि अगर आपके पास काम लिखे हुए नहीं होते हैं ना, तो फिर आप जल्दी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जो भी काम आपको नजर आता है, आपको लगता है यार यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मैं एक काम कर रहा था, कोई ईमेल अपने ऑफिस में लिख रहा हूँ, लेकिन एकदम से कोई साहब आ गए, उन्होंने मुझसे कोई बात पूछनी शुरू की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं फौरन अपना कॉन्टेक्ट स्विच करता हूँ और उसमें लग जाता हूँ। और फिर जब मैं ईमेल पे वापस आता हूँ, तो मैंने जो 10-15 मिनट लगाए होते हैं कुछ सोच रहा होता हूँ, तो वो सारी चीजें अब जा चुकी हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अब है। तो फिर मुझे दोबारा से उनको अपनी वर्किंग मेमोरी में लाना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा मैं क्या लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, और अब मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है इसके अंदर। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप टू डू लिस्ट बना लें और उसको प्रायोरिटाइज कर लें कि यार कौन सा काम दूसरे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऊपर ले आए, तो उससे क्या होगा, आप बारी बारी हर वो काम कर सकते हैं जिस जो आपकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और फिर आप दूसरे काम पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि यार ये जो दूसरा काम है, ये क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, तो आपको ये चीज तंग नहीं करेगी कि यार मुझे ये काम भी करना है, मुझे ये काम भी करना है, मैं इसको भी थोड़ा सा देख लूं, इसमें क्या करूंगा। तो आपको की जो अटेंशन और फोकस है वो एक काम के ऊपर ही रहेगी, आपको दूसरी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं दूसरे काम, वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। वैसे ना हम्म कभी कभी टू डू लिस्ट भी तो पूरी नहीं होती, वो भी इसीलिए रह देखें जाती है। टू एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल होगा, टू डू लिस्ट पूरी हम्म। नहीं होती। इसीलिए हमने कहा कि जब भी आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर प्रायोरिटाइज करना जो है ना जरूरी है। ठीक है, और प्रायोरिटाइजेशन में जो सबसे पहली लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं यार सारे ही काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म तो क्या करें। तो एक वो कहावत है ना कि व्हेन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट देन नथिंग इज इम्पोर्टेंट, यानी हर चीज की अगर एक ही प्रायोरिटी है और एक जैसी इंपॉर्टेंस है, तो इसका मतलब है किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको अपने काम सिलेक्ट करते हुए देखना है कि उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, जैसे नए भाई ने पर्पस की भी शुरू में बात की थी थोड़ी बहुत, कि यार कौन सा काम ऐसा है जो मेरे पर्पस, मेरे विजन की तरफ मुझे ज्यादा करीब लेके जाएगा। ठीक है, कौन सा काम ऐसा है जो कि मेरी लाइफ में ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, वो काम जो कि जिसके साथ कोई अर्जेंसी लिंक हो, यानी टाइम फैक्टर लिंक हो, जो कि आज अगर मैंने छोड़ दिया या अभी मैंने मिस कर दिया टाइम, तो मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा, वो ऊपर टॉप पे होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंस, कि आपके विजन के साथ कितना लिंक है, दूसरा उसकी अर्जेंसी क्या है, क्या मैं उसको किसी और टाइम पे प्लान कर सकता हूँ, या मुझे अभी करना जरूरी है, आज करना जरूरी है, कोई स्पेसिफिक टाइम पे करना जरूरी है। ये चीज अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, तो जो मेरी प्रायोरिटाइजेशन है लिस्ट की, वो हो जाएगी। जब प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगी, तो मुझे फिर उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, अब मुझे पता चल गया कि कौन सा काम जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसी के ऊपर अपना टाइम लगाऊं और दूसरे काम को जो है वो बाद में करूं, जो कि मुझे पता है कि है तो मुझे पसंद तो है, लेकिन कम वैल्यू का काम है, उससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आज नहीं हुआ तो कल भी हो जाएगा, तो उसको हम्म वो लिस्ट में खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो इस तरह जरूरी है कि हर काम की अलग से इम्पोर्टेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और इसका मतलब है कि स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल। मतलब रियलिस्टिक, रियलिस्टिक भी तो हो ना टू डू लिस्ट। हम्म बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे अपने अपने ऑडियंस के लिए कि एक चीज कहलाती है पेरेटो पेरेटोस प्रिंसिपल।
तो परेटो प्रिंसिपल ये कहलाता है 80-20 रूल कहलाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। 80-20 रूल में ये होता है कि आप ये देखें कि कौन सी वो 20% चीजें हैं जो कि आपकी जिंदगी में 80% इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। वो लेट्स से आपके अपने वार्डरोब में 20% कपड़े ऐसे होंगे जो कि 80% इस्तेमाल होते होंगे। आपके खवातीन के किचन में 20% मसाले ऐसे होते होंगे जो 80% टाइम पे इस्तेमाल होते होंगे, या आपके घर में 20% खाने ऐसे होंगे जो 80% फ्रीक्वेंसी से पकते होंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो जनरल एक एक रूल है जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था फरेटो के नाम से, उसने शायद 1-1.5-2 साल पहले इसके बारे में बात की थी। तो जब प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो हाई प्रायोरिटी पे, वो चीज़ आएंगी कि जो कि आपकी ज़िंदगी में कम होंगी, 20% होंगी, लेकिन वो 80% इफेक्ट क्रिएट कर रही होंगी। भले वो 80% बेहतरी कर रही हो, या भले वो 80% प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही हो, उनको पहले एड्रेस करेंगे। और उसके बाद फिर उसी हिसाब से फिर उनकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो उनकी प्रायोरिटी होगी उसको हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे में हर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये परेटो रूल के बारे में थोड़ी सी बात थी। अच्छा, अब हम आज आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कुछ चीज़ों के बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको और जो हमने इस दो चीजों के बारे में बात की है अभी। एक तो अभी आपने तक, बात की मल्टीटास्किंग में, दूसरी हमने प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बात कर ली है, राइट। बिल्कुल परफेक्ट। प्रायोरिटाइजेशन की बात की है थोड़ी तो सी, दीज आर और टू प्रायोरिटाइज। हैबिट्स। आपको क्या लगता है और कौन सी हैबिट है जो कि प्रोडक्टिव होने में हेल्प करती है? हमने हमने एक्चुअली हमने थोड़ी सी और भी बात की है। हमने प्रायोरिटाइजेशन की बात भी की है, मल्टीटास्किंग की बात भी की है। उससे पहले हमने एक अपनी आज मजलिस का आगाज किया था एक लेदर स्टोरी से। तो हम्म। स्टोरी जो है वो थी एक साहब के बारे में, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी मेरी फजर की नमाज जो है वहाँ द टाइम पे हो जाए तो मेरा दिन जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। तो हम जो है ना, हम एक चीज पे अगर पिवट कर लेते हैं ना, पिवट का मतलब है जैसे वो शामियाने में आप ना खूंटा नहीं लगाते, जैसे शामियाना उड़ता नहीं है आपका, तो उसको आप पिवट कह लेना। तो वो पेग कह लें, हम जो भी आप उसको कह लें। तो जहाँ पे आप पिवट करते हैं ना, वहां से फिर आपकी दिन जो है ना, वो आपके आपकी जो स्ट्रीम है पूरी डे की, वो वहां से स्टेबलाइज होने शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चर होने शुरू हो जाती है। तो इस पिवटिंग का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से दिन पहले आता है या रात पहले आती है। हम अपने ऑडियंस से सवाल करते हैं, दिन पहले आता है या रात पहले आती है? तो आप जरा थोड़ा चैट में लिख के बताएं कि डे कम्स फर्स्ट और द नाइट कम्स फर्स्ट। अभी तक कोई जवाब नहीं आया वैसे। नाइट। आया कोई जवाब? जी। नाइट और डे दोनों आ रहे नाइट डे, एक मिनट। हम्म, अच्छा मुझे अच्छा मुझे चार चैट दफा पे, रात है और 2 दफा दिन है। अच्छा 4 दफा रात है और 2 दफा दिन है। अच्छा अच्छा, मुझे संभावना, मुझे चैट नजर नहीं आ रही। बैठे नहीं बे, 4 दफा रात है और 2 दफा दिन है, तो रात रात पहले आती है, इसलिए तारीख मगरिब के बाद चेंज होती है। इस्लामी दिन की तारीख मगरिब के बाद चेंज होती है, रात पहले आती है। तो जिसकी रात स्ट्रक्चर नहीं है ना, उसका दिन भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, इज वेरी अनलाइकली। तो सबसे पहले तो ना आप रात को काबू में करें। जब रात काबू में होगी तो इंशाल्लाह आपका दिन भी स्ट्रक्चर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब रात काबू में कैसे आती है? अब रात काबू में इस तरह से आएगी कि आप जल्दी सोना शुरू करेंगे, तो वहां से आपकी रात जो है वो काबू में आना शुरू हो जाएगी। रिसेंटली एक एक से आपको एक यंग आदमी, मे बी अराउंड 27 years ऑफ एज, तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो अब ये साहब जो है माशाल्लाह ही इज द मैनेजर है ना कंपनी। तो कहने हैं कि मैं जो हूँ, मेरे साथ मसला ये है कि मैं जो है वो मेरी ना नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बड़ी खराब होती है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और बताएं। कहना है कि मेरी नींद का मसला ये है कि मैं जो है जब वीकेंड होता है तो या तो वीकेंड थर्सडे नाइट से शुरू हो जाता है ना, तो कहते हैं कि मैं वीकेंड पे जो है रात को देर से सोता हूँ और फिर या फजर के बाद सोता हूँ। तो इस तरह से जो है वो फ्राइडे को मैं जुम्मे की नमाज से पहले उठता हूँ, इस तरह से जो है वो सैटरडे को फ्राइडे नाइट देर से सोता हूँ, तो सैटरडे को दोपहर तक उठता हूँ। तो फिर जो है ना मेरे लिए संडे बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं संडे को ऑफिस आना। तो मेरी जो संडे की जो नींद है ना, यानी सैटरडे और संडे की नाइट की जो नींद है वो पूरी नहीं होती है। जैसे संडे मॉर्निंग जो है मेरी वर्स्ट गुजरती है, जो मैं ऑफिस में रिज्यूम करता हूँ। तो ये नींद का जो पैटर्न स्टेबलाइज होते होते तकरीबन ट्यूसडे हो जाता है। यानी संडे मंडे और ट्यूसडे 3 दिन जो है ना वो खराब हो गए। उसके बाद वेनेसडे से जाके नींद का पैटर्न दोबारा शुरू होता है, ठीक हो ना, और दोबारा जो है वो फ्राइडे को और थर्सडे नाइट को उसका हो जाता है बेड़ा पार।
तो खैर, तो उसके बाद जो है ना, मैंने उनको एक आर्टिकल भेजा। उसका ये आर्टिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में पब्लिश होता कई साल पहले, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था। तो उसका नाम है मैनेज योर एनर्जी नॉट योर टाइम। तो उसमें जो है उन्होंने जो सबसे पहली बात की है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एक बहुत मारूफ जर्नल है जिसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स उसके अंदर आते हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ रिचुअल्स की बात की कि ना आपको अपनी किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, और रिचुअल्स में सबसे पहली बात जो उन्होंने की है वो स्लीपिंग हैबिट्स की बात की है। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को अगर आप मैनेज कर लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगी। दूसरी चीज़ उन्होंने अपनी फूड के बारे में बात की कि अपनी फूड हैबिट्स भी उनको किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये जो मैनेजर थे जिनकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो देन ही लर्न द पॉइंट कि ही नीड्स टू स्लीप अर्ली, एंड माशाल्लाह ही वाज वेरी डिटरमिन्ड टू स्लीप अर्ली। और अभी भी रिसेंटली भी मेरी उनसे थर्सडे को मुलाकात हुई थी। तो वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा दिन जो है ना अब जल्दी सो जाता हूँ, कभी कभी देयर आर एक्सेप्शंस दैट आई कीप अवेक, अदरवाइज आई स्लीप अर्ली, एंड माशाल्लाह दिस हैज हेल्प्ड हिम अ ग्रेट डील। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस्लामी तारीख जो शुरू होती है उसमें रात पहले आती है। रात अगर आपकी स्ट्रक्चर्ड हो जाए, आपके काबू में हो जाए, तो दिन इंशाल्लाह आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, ये यहाँ तो पे होगी पहली रात बात। रात अगर स्ट्रक्चर हो जाए और आप जल्दी सोने लगे तो उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, यानी सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी आपकी सुबह जल्दी हो जाती है ना। सुबह जल्दी हो जाती है, इसके पहले आपकी फजर की नमाज टाइम पे हो जाएगी। फजर के बाद आपके पास टाइम होगा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना जो पसंदीदा काम है वो कर सकते हैं। और हम्म। आपको राइटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप वो कर सकते हैं। हमारी तो कोचिंग कॉल्स फजर के बाद हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑलमोस्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग फजर के बाद जो है वो एक या दो कॉल्स जो है वो कोचिंग हो जाती है। शाम में नहीं होती, या फिर वीकेंड्स पे हो जाती है, सैटरडेज को। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द, आपने आपने कहा कि क्या होता है, हम्म। तो मैं आपको एक और साहब की बात बताता हूँ ना। वो क्या करते थे कि ये वो क्या करते थे अपनी प्रीवियस नाइट में। अच्छा, इन साहब की एग्जांपल मैं आपको उनके नाम के साथ सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन ली है उनके नाम डिस्क्लोज करने की। इनका नाम है मसूद साहब। मसूद साहब रियाद में ही रहते हैं। तो मसूद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से भी हैं। तो मसूद साहब ने एक चीज पकड़ ली, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे अपने नेक्स्ट डे का प्लान जो है अपनी प्रीवियस नाइट में करना है। मसूद साहब ने लगा दिया अपनी मोबाइल में अलार्म 10 बजे का। 10 बजे का उनके अलार्म बजना शुरू हो जाता है, हत्ता कि उनके बच्चे भी ट्रेन हो चुके हैं। वो कहते हैं बाबा, आप अपने होम ऑफिस में चले जाएं, अब आपका अलार्म बजना शुरू हो गया। तो मसूद साहब ही कीप आइसोलेट्स हिमसेल्फ ऑन हिज स्मॉल ऑफिस इन हिज होम। और उसके बाद वो अपने अगले दिन का प्लान कर लेते हैं। तो अगला दिन क्या होता है उनका, फजर के बाद उनका जंप स्टार्ट से शुरू होता है। मसूद साहब इज माशाल्लाह ही इज एन अर्ली राइजर। तो मेरी ये कभी उनसे मीटिंग होती है ना सुबह 6 बजे, इस तरह से ही उनसे अर्ली मॉर्निंग मीटिंग होती है मसूद साहब से। कभी गपशप लगती है कभी हमारी, कभी कभी सुबह। अभी 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी उनसे। तो तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो अगले दिन होता है उनको सोचने का उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने सोचने का सारा काम प्रीवियस नाइट में 15-20 मिनट में कर लिया हुआ होता है। तो दिस वन ऑफ द पावरफुल हैबिट दैट मसूद साहब has learned to implement in his life, and mashallah he has been doing it very successfully ever since। कम से कम 5-6 साल से वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा है कि व्हाट इफ समवन, सादिया साहबा कह रही है, व्हाट इफ समवन वर्क्स एट नाइट एज इन फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि आपको कि नाइट में ही फ्रीलांसिंग अगर है, तो फ्रीलांसर जो है वो क्या उनको नाइट में ही काम करना जरूरी है? अगर वो नाइट में काम करना जरूरी है तो हो सकता है कि वो अपने डे को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकें कि वो अपनी प्लानिंग दिन में कर लें। अगर तो नाइट में आपके लिए काम करना इतना जरूरी है, वरना फ्रीलांसिंग एज आई अंडरस्टैंड वो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ऐसे भी तो होता है ना कि आप जल्दी सो जाए और रात 3 बजे उठ जाए, हाँ, ये भी हो सकता है। तो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्टिव। अगर अब सर्कैडियन रिदम जो होती है इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक, अब 3 से 4 बजे के दरमियान इंसान की आंख खुलना शुरू हो जाती है, तो आप के वो सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगर आप 3 बजे या 4 बजे उठ जाए तो ये वेरी प्रोडक्टिव। एक बात याद रखें। अच्छा, ये मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है कि जब हम ये बात बता रहे हैं लोगों को, लोग क्या करते हैं कि जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उनकी हैबिट सस्टेनेबल नहीं होती। रात को देर से सोएंगे लेकिन सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, अब सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे लेकिन उनकी थकावट नहीं खत्म होगी। 3-4 दिन के बाद जो है वो दोबारा से मैसअप होना शुरू कर हो जाती है लाइफ। तो कहती है जी हम तो जल्दी उठ गए थे लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, या काम जो है हमारी वो लाइफ प्रोडक्टिव नहीं हुई। आपको इस हैबिट को पक्का होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हत्ता कि आपकी हैबिट पक्की होने लगेगी, आप सुबह जल्दी उठ जाएं और आप सोए ना, दोबारा दोबारा ना सोएं।
तब आपकी हैबिट एक दफा पक्की हो जाएगी ना, तो किसी दिन अगर आप खुदा ना खासा रात को देर से भी सो गए तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी सुबह जल्दी जल्दी उठने की हैबिट जो है वो कॉन्क्रीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, उसको पक्का होने दें। अच्छा नईर भाई, यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग की बात हुई है ना, तो थोड़ा सा मैं एक बात बताऊँ आपको, ये फ्रीलांसिंग में और स्टूडेंट में ये एक मिथ है और एक बिलीफ बना हुआ है कि रात जो होती है ना वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, दिन में पढ़ाई नहीं होती यार, पढ़ाई जो है ना सिर्फ रात में हो सकती है, तो रात को जागेंगे तो फिर सुबह जो है ना वो 6 मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो उसकी वजह जो है ना असल में डिस्ट्रैक्शंस है, कि दिन भर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। आप बहुत सारे काम जो होते हैं वो आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, कुछ जरूरी भी होते हैं, कुछ गैर जरूरी भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सब लोग जाग रहे होते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्योंकि रात में सो जाते हैं वो इंटरेक्शन कम हो जाता है, कोई आपको कॉल्स नहीं आ रही, कोई आपको मैसेजेस नहीं आ रहे, तो आप रात को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं। तो असल में तो आपको जरूरत है वो फिल्टर लगाने की जिसकी वजह से आपका दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर आपको ना रात में प्रोडक्टिविटी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट जो पढ़ना चाहे वो दिन में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइब्रेरीज में चले जाते हैं कि यार मुझे घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज्यादा फोकस करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो मैं मेरी कोशिश होती है मैं किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूँ। तो हम्म। ये असल में अनलेस के आपके पास कोई स्पेसिफिक मीटिंग हो जो कि रात में हो, जैसे अक्सर हमारे भी, हम लोग भी जब बाहर किसी वेस्टर्न कंट्री में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं तो अक्सर कोई कई दफा ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये देखा है कि इवन अप टू द यूएसए आप जो है रात को सोने के लिए निकाल सकते हैं। आप कोई भी मीटिंग अर्ली आवर्स में जैसे 4 बजे 5 बजे रख सकते हैं, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, या फिर आप थोड़ी सी लेट रख सकते हैं मीटिंग्स, अराउंड 8 और 9 PM इन द इवनिंग एट मोस्ट, वो भी उनके लिए प्रोडक्टिव, उनके लिए काफी अच्छा टाइम होता है, उधर अर्ली मॉर्निंग होती है। तो ये काम भी जो है ना हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना अपने अंदर जो आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है ना कि यार नाइट इज मोर प्रोडक्टिव देन डे, तो इसको पहले आपको जो है ना एड्रेस करने की जरूरत है। जब तक ये एड्रेस नहीं होगा ना तो आप लोग देर से सोना और देर से उठना, ये वाली जो आदत है ना इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो अगर आप देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है रॉबिन शर्मा की, उसका नाम है द 5 AM क्लब। ठीक है, तो उसमें वो प्रोडक्टिव लोगों की बात करता है। तो उनकी जो, उसके अंदर जो एक आदत उसने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोगों में दिखी वो ये थी कि दे वर ऑल अर्ली राइजर्स। ठीक है, वो अपना काम जो है ना बाकी लोगों से पहले शुरू कर देते थे। तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें बरकत भी होती है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि अक्सर जो लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो आपको तंग करते हैं और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपको लाइन से हटाते हैं, वो सब सो रहे होते हैं। तो अगर आप 5 बजे उठ के काम शुरू करेंगे ना तो आप देखिएगा 7 8 बजे तक आप इतना प्रोडक्टिव काम कर लेंगे जितना आप बाकी दिन में नहीं कर सकते। तो ये चीज मैंने खुद भी फील किया है, क्योंकि मैं ऑफिस जल्दी चला जाता हूँ, जब बाकी लोगों के आने से तकरीबन 2 घंटे पहले मैं चला जाता था ऑफिस। तो वो जो 2 घंटे होते हैं दैट इज इक्वल टू द नेक्स्ट 6 आवर्स दैट आई विल स्पेंड इन माई ऑफिस। ठीक है, और उसकी वजह से मुझे अच्छा लेवरेज मिल जाता था कि जो मेरे काम होते थे जरूरी वो मैं सारे काम बहुत अच्छी तरह खत्म कर लेता था, और बाकी दिन आई कैन रिलैक्स और आई कैन गो ऑन माई ओन पेस, या फिर मैं कोई और टास्क करना चाहूँ, कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है जहाँ पे मैं एक्सेल करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ना ये जो पॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं, ये सिर्फ आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप अपना दिन ज्यादा जल्दी स्टार्ट करें एंड यू हैव many more hours as compared to other people। असल में अपना अपने दिन का या अपने सुबह के टाइम को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर आप लिख लेके अब सुबह उठोगे तो मैं यही काम करना है। बिल्कुल, इसके लिए नईर भाई ने जो टेक्निक बताई ना, मसूद साहब का इन्होंने जिक्र किया, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये है कि सुबह उठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कल आपने क्या करना है। ठीक है, सुबह उठ के आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि यार मैंने इतना कुछ करना है या मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, दोनों सूरतें जो है ना दे आर वेरी एक्सट्रीम, उसमें आप परेशान होंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो स्ट्रेस बढ़ रहा है सुबह उठने से, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता क्या करना है। अगर आप रात को रिफ्लेक्ट करें अपने दिन पर और नेक्स्ट डे का प्लान बनाएं, तो आपके पास जो है ना बहुत अच्छा एक ऐसी टू डू लिस्ट बन जाएगी जो कि सुबह उठते ही आपको पता होगा कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, और मुझे याद है नहीं,
भाई आपने एक वर्कशॉप में ये वाली एक्सरसाइज भी ये वाली टेक्निक भी लोगों को बताई थी कि आप जब ऑफिस से जा रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो तो आप उसको पेपर पे लिख के अपने डेस्क पे लगा दें, कोई पोस्टेट लगा दें अपनी स्क्रीन पे, ताकि जब आप कल आए तो आपको पता हो यार मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आपको पता हो ना आपने स्टार्ट कहाँ से करना है तो यू गेट ऑन टू वर्क वेरी सून। अदरवाइज आप जो है ना सोचते रहते हैं और चूज करते रहते हैं यार ये कर लूं पहले वो कर लूं। इसका ना स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता था यार, पहले फिजिक्स कर लेते हैं, नहीं 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 यार पहले केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर पढ़ना शुरू करते थे तो फिर दिल चाहता था नहीं यार बहुत मुश्किल है, चलो स्विच कर लेते हैं। तो जब आपके पास प्लान नहीं होता ना तो तो इस टाइप के ख्यालात आपको आते हैं एंड देन यू स्विच। और प्लान का मतलब क्या होता है कि आपने हर चीज को एक टाइम फ्रेम और एक टाइम स्लॉट अलॉट किया है, अब उसके अंदर आपने वही काम करना है चाहे आपको कितना अच्छा लगे या कितना बुरा लगे। ठीक है, इवन इफ इट इज टफ एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन आप उस पे लगे रहें। ठीक है, दिस इज परसिस्टेंस। अगर आप इसको नहीं कर सकेंगे तो देन जो पूरे दिन का प्लान आपने बनाया है वो पूरा जो है ना उलट पुलट हो जाएगा। तो स्टिक टू योर प्लान। रात को आप उस प्लान पे रिफ्लेक्ट करें कि यार इस प्लान में क्या बेहतरी आ सकती थी, और दूसरे दिन के प्लान में उसको इंकॉर्पोरेट कर लें। तो इससे क्या होगा कि जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से जो है ना वो सुपरमैन बन जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी 200% बढ़ जाएगी, लेकिन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी बिट बाय बिट। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना दे क्रिएट अ कंपाउंडिंग इफेक्ट इन लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, छोटा ही छोटा आप कोई काम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें तो इट बिकम्स वेरी ह्यूज इन द लॉन्ग रन। तो ये हम्म। इसी तरह जो है ना लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं नेयर भाई, जी, मेरा ख्याल है कि एक आप। मदिया साहबा का क्वेश्चन है कि टू डू लिस्ट में रेगुलर कामों को भी लिखना चाहिए या वो ऑलरेडी माइंड में होते ही हैं, नहीं होते हैं तो कि कर ये तो लो। करना ही है, ये तो करना ही है ना। तो देखिए, रेगुलर काम का मतलब ये है कि आपकी नमाजें हो गई या आपके अज़कार हो गए या और कुछ खाने का टाइम टेबल है या इस तरह कुछ है ना। तो वो अगर ऐसे रेगुलर काम है जो आपकी हैबिट्स में है ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसे नए काम है तो उनको लिख लेने के लिए लिख लेना जरूरी है, ताकि वो आपके काम जो है होना शुरू हो जाए। बहुत अर्से पहले की बात है कि मैं अब जब मैं आपको काफी सालों पहले की बात बता रहा हूँ, मे भी 15 साल पहले, इत्सलात में अबू धाबी में मैं काम करता था। तो मेरी टीम में एक जॉर्डेनियन लड़की थी। तो उस उनको अपनी टीम को टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया मैंने। तो उसको उस पूरी टीम में से उस लड़की ने जो उस चीज को पिक कर लिया और उसने क्या किया, अपनी चीजें जो है वो बाकायदा स्केड्यूल बनाना शुरू कर दिया, मीटिंग्स का भी और अपने काम का भी। मैंने उससे एक दफा पूछा कि तुमको ये जो स्केड्यूल बनाती हो उससे फायदा क्या होता है तुमको। तो फैजल भाई, उसने बहुत काम की बात की। उसने उसने कहा कि ये जो मैं पूरा डेली स्केड्यूल बनाती हूँ अपना, उससे मुझे अपने विजन्स पे स्टिक रहने में मदद मिलती है। यानी ऐसे काम जो करने हैं जिंदगी में, जो आगे चल के करने हैं, जो 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 आपको आगे चल के जो देर पा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले आपके काम में, आपकी जिंदगी में, वो काम करने में। क्योंकि रेगुलर काम और जो जो फायर फाइटिंग के काम है ना, वो तो आपके हो ही जाएंगे ना, लेकिन आपकी जो जो असल काम है ना, वो नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप एक छोटी सी चीज ले लें, दो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं आमतौर पे ना। आप अभी पिछले दिनों एक कंपनी के वर्कशॉप में तकरीबन 11 लोग थे। मैं आपको एक महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस वर्कशॉप में मैंने 11 लोगों से पूछा कि आप में से माशाल्लाह कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं। आप यकीन करें, सब लोग एक दूसरे को देख नजरें छुपा रहे हैं एक दूसरे से। कोई एक आदमी भी एक्सरसाइज नहीं करता था उनमें से। तो उनमें से एक साहब का कहना ये था कि जी आई एम फाइन विद माई टाइम मैनेजमेंट, तो मुझे तो कोई मसला ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस पर मुझे ये सवाल याद आया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब लोग जो है वो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वो क्या सोचते हैं, अच्छा नहीं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल जो है वो आता नहीं है। पहले हमारी बात किस तरह से शुरू हुई थी? ये जो सवाल है ना यहाँ से, कि वो रूटीन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आई लेट मी कंक्लूड दिस पॉइंट, अगर वो आपकी डेली के मामलात हैं तो आपको पता है कि वो आपकी हैबिट्स का हिस्सा है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे काम जो कि आप करना चाहते हो और वो उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स दरकार हो, तो उसके लिए टाइम ब्लॉक कर लेना बेहतर है। उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। अच्छा, एक और भी सवाल है सादिया साहिबा का। वो ये है कि हाउ विल यू एड्रेस इफ समवन वांट्स टू मेक अ शिफ्ट बाय चॉइस फ्रॉम वर्किंग इन अ डे टू वर्किंग इन द नाइट एंड स्टे प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम। अच्छा, एक मिनट, मैं सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ समवन वांट्स टू मेक अ शिफ्ट बाय चॉइस
फ्रॉम वर्किंग इन अ डे टू वर्किंग इन द नाइट। देखिए ये तो डिपेंड करता है आप कितने कमिटेड हैं इसके ऊपर। अगर आप कमिटेड हैं तो आप कर जाएंगी, लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं है तो आपके लिए जो है वो एक पहाड़ की तरह जो है वो मसला जब आपके सामने खड़ा रहेगा। अच्छा नहीं भाई, इनके लिए ना, इनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि एक किताब है बड़ी बड़ी फेमस आजकल, उसका नाम है वाई वी स्लीप। ठीक है, तो इट्स एन अल्टीमेट रिसर्च ऑन द स्लीप। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ स्लीप लैब्स बनाई। ठीक है, और काफी उनके पास रिसर्च उन्होंने की है, तकरीबन 30-40 साल की उन्होंने फाइंडिंग्स अपनी कुछ रिसर्चर्स से शेयर की है। उसका नाम है वाई वी स्लीप, तो वो जरूर पढ़ें। ठीक है, तो उसमें उन्होंने मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, हर एक के ऊपर स्लीप, वो लोग, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से वो लोग इसको कंप्लीट करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने काफी बताया। तो उसमें जो है ना, नाइट का काफी उन्होंने जिक्र किया है कि सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, ये द वाली पावर थी ऑफ ना? स्लीप एंड ड्रीम्स, यस, बिल्कुल। यही वो बुक है। तो इसके अंदर ये उन्होंने बताया कि जो है ना, सनलाइट का एक बहुत, जो है ना, प्रोडक्टिविटी के साथ एक गहरा लिंक है। ठीक है, और नाइट का सोने के साथ एक बहुत ज्यादा लिंक है। तो अगर आप शिफ्ट करना चाहेंगे तो आप शिफ्ट कर तो लेंगे। ठीक है, बट दिस इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज को नेचर के अगेंस्ट करते हैं ना, तो यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है एक तो उसको अचीव करने में। और क्योंकि मैं आपको इसके अंदर छोटी छोटी मैं आपको बातें बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने शिफ्ट कर लिया कि जी मैं तो पूरी रात जो है ना जाग के काम करता हूँ और पूरा दिन सोता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बिल जमा कराने जाना है। ठीक है, अब वो तो आपके लिए रात में नहीं खुला हुआ, उसके लिए आपको बीच में सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फ्रीलांसर हैं लेकिन आपने बच्चों को खाना देना है, बच्चे 12 बजे स्कूल से आएंगे, आपको खातून है, आप काम कर रही है रात में, तो आप सोचती हैं कि मैं दिन में सो जाऊंगी, लेकिन आपके बच्चे 11-12 बजे वापस आ जाते हैं। आपने उनको जो है ना स्कूल से वापस आना है, आपने उनको खाना भी देना है, उनकी टेक केयर भी करनी है, लेकिन उस वक्त आपकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि आप पूरी रात की जागी हुई है और आपने बस एक टुकड़े में थोड़ी सी आपको स्लीप मिली है, वो भी डे लाइट के अंदर। तो दैट विल नॉट बी दैट replenishing जस्ट लाइक द स्लीप इन द नाइट इन द डार्क। तो वहां पे फिर आपको वो सब काम करने पड़ेंगे। तो जो लोग समझते हैं ना कि हम शिफ्ट कर लेंगे, वो शिफ्ट हो नहीं पाता। वो शिफ्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आपके साथ शिफ्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ, जिस तरह ये कोच सुमैया ने आपसे जिक्र किया था, कि आप कुछ जो है ना लाइटर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी सो जाएं। ठीक है, और बहुत जल्दी उठ जाएं, वैसे 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाए, तब अपना दिन स्टार्ट कर ले, तब भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट जो है नींद का, वो रात में होना जरूरी है। ठीक है, मतलब हम आगे चलते हैं, जी। कुछ और चीज़ें जो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट पैराए में भी देखना चाहते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना अपनी हम्म। हैबिट्स को चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो वो ही समझते हैं कि हम जो है वो आज कर लेंगे और कुछ कल कर लेंगे वगैरह, और वो आता नहीं है। तो जनरली स्पीकिंग जो है ये एक टेंडेंसी होती है ह्यूमन माइंड में। इसकी वजह ये है कि हम किसी चीज़ को एनविजन तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो नहीं उठा पाते हैं, और हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, विच इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो और उसकी मेजर वजह ये होती है कि हम समझते हैं कि हम इसको कल कर लेंगे और परसों कर लेंगे, और वो नजर आ रहा होता है कि हाँ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होती है। तो इसको अगर आप देखें ना, तो आप अगर आप एक छोटा सा सवाल है कि आप पिछले 5 सालों में अपनी जिंदगी में क्या हैबिट्स तब्दील की हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हैबिट्स आपने तब्दील की हैं। वो हैबिट्स आपका पैटर्न बता देंगी कि आपके अगले 5 सालों में आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकें। तो अगर तो पिछले 5 साल में आपकी हैबिट चेंज नहीं हुई, अगर तो अगले 5 साल में भी नहीं होगी, इसलिए कि आप वही कर रहे होंगे जो आप अभी कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेक अ चेंज इन योर हैबिट्स, तो उम्मीद है कि अगले 5 सालों में भी आपकी ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि आपकी हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, क्विकली चंद बातें और कर लेते हैं, हमारे पास 10-11 मिनट है। तो डे एंड रिफ्लेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे जिससे आपको अपने दिन के बारे में पता चलता है। तो मैं आपको अपने डे एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बता सकता हूँ ना कि मैं रेगुलर डे एंड रिफ्लेक्शन नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कई वक्तों में अपना डे एंड रिफ्लेक्शन किया है। और मैं देखा है कि डे एंड रिफ्लेक्शन से फायदा होता है ये कि आपको अपने अपने आप को रिव्यू करने का फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव आपको मौका मिल जाता है।
तो मिसाल के तौर पे आप अगर अपनी नमाजों का लॉग रखना चाहें, आप कितनी नमाजें टाइम पे हुई हैं, तो आपको डे एंड रिफ्लेक्शन में पता चल जाएगा। नमाज टाइम पे हो रही है, देर से हो रही है, या आपके अस्कार है, या और खाना टाइम पे हो रहा है, देर से हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे खाना भी एक और भी चीज़ है कि खाना अगर आपका टाइम पे हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उससे जल्दी निपट जाती हैं। तो जैसे कुछ फैमिलीज मैंने देखा कि वो मगरिब के साथ ही खाना खा लेते हैं, भले सर्दी हो गर्मी हो, मगरिब के साथ खाना खा लेते हैं, उनका किचन बंद हो जाता है, जल्दी किचन बंद हो जाता था, खवातीन को जल्दी सोने में आसानी होती है। दिस इज वन ऑफ द अरे वेज टू क्लोज द डे। सॉरी नहीं भाई, बोलिए। नमाज भी टाइम पे हो देखिए जाए तो नमाज भी टाइम, हाँ नमाज के लिए भी ये लोग, वो नमाज हो जाएगी तो फिर आगे कुछ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, किसी और की भी आवाज़ आई थी, शायद कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाह रही थी कि जी। इसलिए रमजान में भी कहते हैं कि वक्त में काफी बरकत होती है, कि रमजान में दिन जल्दी शुरू हो जाता है। और जैसे कि अभी मेरे बहन ने कहा कि खाना टाइम पे मगरिब पे, तो मगरिब के बाद इफ्तार और खाना होकर खवातीन के पास काफी टाइम हो जाता है। निमट अक्सर जाता है। खवातीन से जब बात हुई तो उन्होंने उनसे ये मालूम हुआ कि रमजान में बहुत सारे काम थे जो इनकम्प्लीट काम थे, जो वो पूरे साल में नहीं कर सके, और उन दिनों में वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और हम्म। दूसरी बात प्रोडक्टिविटी के हवाले से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जो है वो है ब्रेक। अक्सर लोग जो है अपनी आदत को चेंज करना चाहते हैं या कुछ है, लेकिन जैसे कि अगर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं किसी चीज में, तो मुमकिन के हवाले से ही एक सिस्टर से काफी दिन से मुंसलिक हैं, तो वो अपनी हेल्थ पे काम करना चाह रही थी, और उसके साथ उनकी जो घर की जिम्मेदारियां थी वो थी। तो जब उन्होंने वही चीज में अपने कामों में ब्रेक के बगैर काम करती थी, तो वो ज़ाहिर है उनकी हेल्थ मुतासिर हो रही, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी मुश्किल हो रही थी उनको, बल्कि डाउन पे जा रही थी। तो प्रोडक्टिविटी के हवाले से ये मुझसे बातचीत के दौरान से ये मुझे अंदाजा हुआ कि जब बीच में जो ब्रेक अगर लोग लेते हैं काम में, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। और टू डू लिस्ट जो वो करना चाहते हैं एक साथ, इसके बजाय अगर उसको में ब्रेक के साथ उसको किया जाए, तो भी वो काफी हद तक अचीव कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर इनपुट्स। अच्छा, मैं जी आपको एक किताब और रेकमेंड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट ठहरे, ये किताब दिखाता हूँ आपको। ये किताब ज़बरदस्त किताब है, इसका नाम है इंडिस्ट्रैक्टेबल। ये नीर नीर ईयाल की किताब है, और वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन फोकसिंग एंड मैनेजिंग योर डे दैट आई हैव एवर रेड। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये किताब पढ़ें। इसमें अपने रूटीन से मुतालिक भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बच्चों को कैसे हैंडल करना है उससे मुतालिक भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, इस किताब के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी एक जिसको कहते हैं हमा जहज किताब है, जो आपकी वर्क लाइफ को भी कवर करती है और आपकी पर्सनल लाइफ को भी कवर करती है। इंडिस्ट्रैक्टेबल बाय नीर ईयाल। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया है शायद, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है या नहीं? ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। हम अपनी चंद बातें आखिर में कुछ और कर लेते हैं। डे एंड रिफ्लेक्शन की हमने बात कर ली, अर्ली वेकअप की बात कर ली है, स्केजुलिंग की बात कर ली है। स्केजुलिंग के हवाले से थोड़ी देर पहले बाईशो मैंने कहा कि चीजें जो हो नहीं पाती हैं, तो इत्तेफाक से ऐसा ही इत्तेफाक मुझे किसी की कोचिंग में हुआ। उन्होंने कहा कि भाई लिखने विखने कोई फायदा नहीं होता, कोई चीजें होती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि आपने, अगर आपके सामने एक टारगेट हो, आपने पता हो कि आपको ये यहाँ पे जाना है, आप यहाँ से जा रहे हैं इस टारगेट की तरफ, ठीक है, आपके लिए इस टारगेट को फॉलो करना ज्यादा आसान है या मैं ये सामने से हटा लूं, अब आपको कहूँ कि आप वहां जाएं, तो आपको कहाँ जाएंगे आप? तो कहने लगे, नहीं, वो टारगेट का होना जो है ना वो ज्यादा आसान नहीं है, कि अगर मैं इधर उधर भी हो जाऊं तो मैं उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा डे स्केजुलिंग का या टू डू लिस्ट का ये फायदा होता है, ये बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अगर आपके सामने कोई चीज हो तो आपके लिए उसको फॉलो करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आपके जहन में ये सारी चीजें हों और आप उसको फॉलो करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाए। लिखने से काफी फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है लिखने लिखने से, वो चीजों में क्लैरिटी आती है। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं हमें ये लिखना नहीं आता। तो भाई आपने लिखने की कोशिश की है कभी? थोड़ा लिखे तो सही, थोड़ा वक्त तो डाले ना, थोड़ा अपने जहन पे ज्यादा जोर डालेंगे तो फिर लिखना आएगा। कोई लिखना मुश्किल काम है, लिखना आसान नहीं है। एक एक रिसेंटली एक डायरेक्टर को कोच करने का इत्तेफाक हुआ, तो वो कहने लगे आई वांट माय टीम टू सी द बिग पिक्चर। मैंने कहा कि व्हाट इज योर बिग पिक्चर, डज योर टीम नो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि डिड यू एवर ट्राई टू राइट योर बिग पिक्चर सो दैट योर टीम कुड नो? कहने नहीं। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी बिग पिक्चर है क्या।
तो फिर उनके साथ बैठ के उनकी बिग पिक्चर बनाई, उनकी बिग पिक्चर बना के उनकी साथ एक प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में बना के दी, तो फिर उनको समझ में आया कि हाँ ये बिग पिक्चर है जो मुझे अपनी टीम को बतानी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, big picture, keeping the big picture in your head does not mean that other people will understand your big picture. And even you yourself will clearly be able to execute the ideas effectively. I have strong doubts about that. नहीं भाई, Yes, एक sir. लास्ट बात इसके बारे में जो है ना, टू डू लिस्ट के बारे में। देखिए, लिखने का सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं क्या होता है। एक तो पिक्चर होता है, लिखने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप वो काम भी करने लगते हैं जो आप नहीं करना चाहते। ठीक है, जो कि प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं है, जो आपका ब्रेन कहता है कि नहीं यार, इट विल नॉट गिव मी इनफ गुड हार्मोन्स, तो मैं ये काम ना करूं। लेकिन वो मुश्किल है, जैसे एक्सरसाइज करना। ठीक है, लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं अपने टू डू में और आप उसको कट नहीं कर पाते और वो वहां पे लिखा रहता है, तो आपके जो है ना एक कॉन्शियस जो है ना वो आपको झंझोड़ता रहता है कि यार ये काम भी करने का है, ये काम क्यों नहीं किया, ये काम भी तो तुम्हारी टू डू लिस्ट में था, अगर ये काम नहीं किया तो ये आज का दिन तो पूरा नहीं होगा। तो ये टू डू लिस्ट जो है ना आपको वो काम करने के लिए भी मजबूर करती है जो कि आप खुद से नहीं करना चाह रहे होते। ठीक है, और अक्सर जो काम होते हैं ना इस टाइप के जिनसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चलता। जैसे एक्सरसाइज है, आप एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, आपको दूसरे दिन कुछ भी फील नहीं होगा, कोई दूसरे दिन आप कोई हल्क नहीं बन जाएंगे या फिर आप कोई एक दिन में स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। जो इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे दिनों में आएगा। तो ऐसे काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होते हैं, जिनका इम्पैक्ट और जिनका आउटपुट आपको नजर नहीं आ रहा होता। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ऐसे कामों को लिख लें। ठीक है, ताकि आप पे एक बाइंडिंग हो जाए कि यार ये काम मुझे करने ही करने, कि इसका मुझे कोई फायदा नजर आता है या नहीं नजर आता। तो ये इस टाइप की जब आप हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं ना, जिनको गुड हैबिट्स कहते हैं, आपको पता है एक्सरसाइज करने की, दूसरी तो लॉन्ग रन में फिर आप उनका फायदा होना शुरू हो जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने इनको लगातार किया होता है। और लगातार आपने इसलिए किया होता है क्योंकि ये आपके प्लान का हिस्सा होती है, और प्लान में लिखी हुई होती है। जब तक ये इसको आप कट नहीं करेंगे अपनी टू डू लिस्ट से, आपका प्लान कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लान बनाने का एक फायदा ये भी है कि ना सिर्फ आप ये चीज लिख लें जो कि आप देखना चाहते हैं, बल्कि वो चीज भी लिख लें जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। असल भाई वो आपका जो माइंड होता है या आपका दिमाग होता है, तो वो चीजें स्टोर करने के लिए तो नहीं होता ना, क्रिएटिव आइडियाज के लिए होता है। तो जब आप अपने चीजें अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। और दूसरे कि लिखने की हम बात जिक्र करें, तो इसका मतलब है अपने साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप बैठ जाए अपने साथ और आप लिख लें कि क्या लिखना है, क्या करना है। अच्छा, ये जो लिखने का जो एक स्किल है वो डेवलप करना पड़ता है, नहीं भाई सही कह रहे थे। और ये लिखने का एक ये रिसर्च है कि इससे बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास जो है ना वो भी रिपेयर हो जाते हैं। तो इससे आपकी अपनी टू डू लिस्ट भी आप बना रहे होते हैं, और जो उसके साथ आप जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है उससे बहुत सारी चीज़ों का मसले मसाइल जो हल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको इतनी क्लैरिटी डेवलप होती है कि आपके सामने आ जाता है कि करना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको हम क्लोज कर ले, हमारे पास एक दो ही मिनट रह गए। ठीक है, तो देखिए ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है तो क्यों करना है, वाई। तो आपका जो वाई है ना वो आपको ड्राइव कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे भाई, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो करे ना, चल आपको क्या पड़ी है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, आप करें टाइम जाया, आराम से सोए, मतलब 10-10 घंटे सोए, आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलने थे लाइफ को जिस तरह चल रही है। राइट, आप जिस तरह टाइम जाया होता है वो टाइम जाया करें। अगर तो अगर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का मकसद है ना, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत में आपको टाइम आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिन लोगों की जिंदगी बामकसद होती है ना, उनको वो चाहते हैं कि कुछ कर जाएं अपनी जिंदगी में, फिर उनको बेचैनी होती है, पर वो अपना वो टाइम जाया नहीं करते हैं। उनको कुछ ना कुछ एक अर्ज होती है कि यार मेरा कोई भी टाइम जो है वो किसी तरह से इस्तेमाल हो जाए, सही चीज में कंज्यूम हो जाए, और मैं जो है उस पर कुछ कर जाऊँ, मुझे दूसरों को किसी से तुम्हें फायदा हो। भले वो आपकी रीडिंग हो, भले वो आपकी एक्सरसाइज हो, भले वो आपकी स्किल डेवलपमेंट हो, वगैरह वगैरह। जनरली स्पीकिंग लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। यदि हमें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, भाई किताबें पढ़ने का शौक नहीं है या आपको किताबें पढ़ना आता नहीं है, तो ये भी एक स्किल है ना, किताबें पढ़ना आना चाहिए आपको। तो आप थोड़ी किताबें पढ़ेंगे, मुश्किल होगी, लेकिन आप लगे रहेंगे, उसके ऊपर लगे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग कहते हैं किताब पढ़ने से कोई फायदा वायदा होता नहीं है। तो
किताबें पढ़ने से फायदा नहीं, तो मेरे ऐसे लोगों से सवाल ये है कि आपने स्कूल में भी तो पढ़ा ही होगा ना। आपको मैथमेटिक्स आती होगी, इंग्लिश बोलना तो आता होगा, कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ा ही होगा ना, लिखना आता होगा आपको। तो किताबें पढ़ने से फायदा तो बारह होता है। तो फजल भाई, किसी की जवाब का कहना है कि आप प्लीज अरेंज सेशन ऑन कंपाउंड इफेक्ट्स। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हमारे कौल और अमल में कंसिस्टेंसी रखे, और अल्लाह हमें किसी ऐसी बात के बोलने से बचाए जो हम खुद ना करते हो। और तौफीक अता फरमाए कि जो हमने कहा उस पर हम अमल भी करें। आमीन। और इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते के बाद हमारी मुलाकात होगी सितंबर में। सितंबर की थीम डिफरेंट होगी इंशाल्लाह। हमारी जो अगस्त की थीम थी ये प्रोडक्टिविटी से मुतालिक थी। अगर आप चाहते हैं कि सितंबर की हमारी थीम के और चीज़ के मुतालिक हो जो आपके ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें लिखें, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर हैं वो कम से कम अपने साथ 2 लोगों को लेकर आया करें मजलिस में। अगर वो चाहते हैं कि उन ये फायदा है, उनको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है यहाँ पे इस मजलिस में, तो वाई विल दे नॉट लाइक कि ये फायदा दूसरों को भी एक्सटेंड हो। तो लेकर आए दूसरे लोगों को मजलिस में, ताकि है कि आपकी तरफ से कोई अच्छाई जाए वो दूसरे तक पहुंच जाए, आपको भी सवाब मिल जाए और हमारे लिए भी सदक़े का बायस हो जाए। चलो जज़ाकल्लाह नहीं खैर, भाई, सुभान मैंने अल्लाह। कंपाउंड इफेक्ट से हाँ, रिलेटेड जो है ना एक आर्टिकल था, तो ठीक है। पहले कभी लिखा था, तो वो मैंने शेयर कर दिया है, तो वो जो भाई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलो जैसे भाई ने पूछा था तो ठीक। वो इसको पढ़ सकते हैं। और कंपाउंड इफेक्ट पे एक किताब भी है, कंपाउंड इफेक्ट के नाम से, तो वो अगर ढूंढेंगे तो वो इनको मिल जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी इस टॉपिक पे भी बात करें। ठीक है, हाँ, तो जज़ाकल्लाह खैर, साथ सुभान में क्लोज अल्लाह कर व लेते हैं बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इंशाल्लाह। इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।